हरिओम, ओम आनंद में, ओम शांति में, ओम ज्ञान में आप सभी दर्शकों का हमारे चैनल पर स्वागत है। आज हम लोग बीएड थर्ड सेमेस्टर के अंतर्गत लिंग पहचान एवं जाति के विषय में अध्ययन करेंगे। सामान्य रूप से अगर हम पहले बात करेंगे जाति की, जाति क्या है? जाति क्या है? जब आप जाति को समझ जाएंगे तो लिंग पहचान को भी आप, पिछले वीडियो में जिसका अर्थ तो बताया ही गया है, आप इस जाति के अंतर्गत भी लिंग पहचान कैसे की जाती है, कैसे होता है, ये सब भी आप समझ जाएंगे। चलिए हम लोग देखते हैं जाति है क्या। जाति जन्म से जो जिसमें वो पैदा होता है, जिसका जिस जाति में होता है वही उसकी जाति बन जाती है। परंतु अगर हम बात करें तो जाति वह है जो जन्म, विवाह और व्यवसाय के आधार पर संगठित वर्ग है। जन्म, विवाह और व्यवसाय के आधार पर एक संगठित वर्ग है, उसे हम क्या कहते हैं? जाति कहते हैं। वर्ग क्या है? योग्यता के आधार पर जो समूह बनता है। उसी तरह से जन्म, विवाह, व्यवसाय इत्यादि के आधार पर जाति एक वर्ग है जिसमें दूसरे का प्रवेश वर्जित होता है। जैसे जो ब्राह्मण के घर पैदा हुआ वही ब्राह्मण होगा, उसमें कोई दूसरा व्यक्ति ब्राह्मण का काम करके ब्राह्मण बनना चाहेगा तो संभव नहीं है। अर्थात जाति एक बंद वर्ग समूह है जो जन्म, विवाह, क्योंकि जाति का विवाह जातीय में होता है, जन्म, विवाह और उस जाति का अपना व्यवसाय के आधार पर वह संगठित होता है, तब वह जाति बनती है। उस जाति का अपना व्यवसाय होता है, उस जाति का अपना एक संगठित रूप होता है, उसका अपना एक क्रियाकलाप होता है, उसका अपना एक पहचान होता है, अपना उसका कुछ विशेष गतिविधि होती है जो वह संगठित रहते हैं उसके प्रति। वे जाति के लोग एक सामूहिक रूप से भावनाओं से जुड़े हुए होते हैं, एक उनको अपनापन जाति के प्रति दिखता है। ये अलग बात है कि कौन बड़ी जाति का होगा, कौन छोटी जाति का होगा, लेकिन उनका अपना एक संगठित स्वरूप होता है सामूहिक रूप से। और हर जाति का अपना अपना मूल्य आदर्श होता है, उसका अपना मूल्य, यानी अपने हर जाति में अपना क्या होता है, उस जाति का एक उत्तम रूप होता है। उस जाति के कुछ, जैसे अगर हम बात करें बाबा भीमराव अंबेडकर जी, तो अंबेडकर जी अगर हम जाति की बात करें तो एसटी एससी के लिए बहुत बड़े आदर्श एवं पूजनीय हैं। उसी तरह से अगर हमारा हृदय व्यापक है, व्यवस्थित है, शुद्ध है, अच्छा है, तो वह पूरे भारत के लिए पूजनीय व आदरणीय है, क्योंकि उन्होंने जो कुछ भी किया है वह मानव मूल्यों के अनुसार, लोकतंत्र के मूल्यों के अनुसार सही किया है। ये अलग बात है कि नीच लोगों को अच्छी चीज़ें भी गलत ही लगती हैं, अलग बात है। रह गई बात कि उसी तरह से हर जाति का अपना आदर्श होता है, उसका कुछ उत्तम रूप, कुछ उत्तम व्यवहार होते हैं, कुछ जाति का अपना मूल्य होता है, कुछ महत्वपूर्ण बातें होती हैं, कुछ महत्वपूर्ण व्यवहार होते हैं। तो उस जाति का क्या होता है? अपना अपना ये सब व्यवस्था होती है। उसी तरह से हर जाति का अपना मापन होता है, मापदंड होता है, उसका कुछ अपना नियम होता है। वह रीति रिवाज, परंपराओं के अंतर्गत, विशेष पर्वों के अंतर्गत, विशेष वैवाहिक कार्यक्रमों के अंतर्गत, विशेष कोई क्रियाकलाप निर्धारण के संदर्भ में भी ये सब देखे जाते हैं। उसी तरह से हम बात करें तो जातिकरण एक स्तरीकरण का रूप होता है। क्या होता है? स्तरीकरण, यानी जैसे कक्षा 1, कक्षा 2, कक्षा 3, कक्षा 4, इस तरह से अगर हम बात करें तो हर कक्षा के बालकों के अंदर योग्यता क्षमता अलग अलग होती है। उसी तरह से हर जाति क्या होती है? योग्यता क्षमता अपना अलग अलग रखती है। जैसे अगर हम बात करें ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, प्राचीन समय में जाति व्यवस्था यही थी, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र की। तो ब्राह्मण सबसे अच्छा, उसके बाद क्षत्रिय, फिर उसके बाद वैश्य, फिर उसके बाद शूद्र, ये व्यवस्था थी। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र करके ये व्यवस्था थी। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र करके ये व्यवस्था थी। इस व्यवस्था के फलस्वरूप जो है समाज जो है अपना चलता था। इस व्यवस्था के फलस्वरूप अपना समाज क्या होता था? उस व्यवस्था के फलस्वरूप वो चलता था। तो कहने का हमारा ये तात्पर्य है कि जो स्तरीकरण है, उसी तरह से स्तरीकरण के अंतर्गत जैसे ब्राह्मणों में ही कई जाति है, तो उसमें कोई अच्छा माना जाता है, कोई खराब। हर जाति में उपजाति भी हुआ करती थी, उसमें वो अच्छा है, फिर उसके बाद वो अच्छा है, फिर उसके बाद वो अच्छा है, फिर उसके बाद वो अच्छा। उसमें भी एक सिस्टमेटिक क्रम मिलता था, वो लोगों का अपना अपना आंतरिक विभाजन था। तो ये कहने का मतलब है जाति में एक स्तरीकरण पाया जाता है, एक स्तर पाया जाता है, उस स्तर की अपनी योग्यता क्षमता होती है। जैसे आप पैसे में स्तर देखते हो, लाखपति है, करोड़पति है, अरबपति है, तो वो पैसे के हिसाब से आप स्तरीकरण देखते हो। उसी तरह से जाति में भी स्तरीकरण पाया जाता था। प्राचीन समय में जातियाँ जो है ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र करके थी, जिसमें
हर जाति का अपने अंदर उसका विवाह होता था, उस जाति में जो पैदा होता था वो अपनी उसकी जाति हो जाती थी, उसका अपनी जाति का अपना एक व्यवसाय होता था, उसमें अंदर व्यवसाय भी बटा हुआ था। तो इस प्रकार से प्राचीन समय में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र करके जाति व्यवस्था थी। परंतु आज के समय में वह प्रभाव, वह नियम, वह क्रियाकलाप अब धीरे धीरे समाप्त हो गया। ये भगवान बुद्ध के ही जीवन काल से ही ये सब प्रक्रिया शुरू होती है, तेज़ी से, जो अच्छा भी है, क्योंकि जो वर्ण व्यवस्था को मानने वाले ही नहीं हैं। ब्राह्मण और क्षत्रियों ने जब शूद्र और वैश्य का सुरक्षा और ख्याल रखना छोड़ दिया तो वर्ण व्यवस्था बिगड़ना शुरू हुई। वास्तव में बुराई ऊपर से आती है, तो ये ब्राह्मण और क्षत्रियों ने ही वर्ण व्यवस्था को चौपट किया है अपने स्वार्थ के लिए, अपने वर्चस्व के लिए, अपने कर्तव्य पालन के लिए नहीं किया है। कर्तव्य अगर पालन, जैसे अगर सर हमारा ब्राह्मण है, भुजाएं हमारी क्षत्रिय है, तो ये सर और ये भुजाओं का एक दायित्व है कि अगर कहीं पैर में पीड़ा हो तो उसकी सेवा भी करें, उसको सही भी करें, उसके लिए सही प्रयास भी करें। तो जब ऐसा कार्य ब्राह्मण और क्षत्रियों ने त्याग दिया तो वर्ण संकरता, वर्ण व्यवस्था भ्रष्ट होने लगी। तो वर्ण व्यवस्था भ्रष्ट होने लगी। इसी के सुधार में भगवान बुद्ध का जो अवतार हुआ उसमें उन्होंने सबके लिए शिक्षा सामान्य कर दिया कि सबके लिए शिक्षा है, जो एक प्रकार से आधुनिक भारत भी अभी उस तरह से नहीं ढल पाया है जिस तरह से भगवान बुद्ध या ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का सोच था। अभी उस तरह से भारत नहीं बन पाया, तो उसी तरह से बनने की प्रक्रिया में है। परंतु आधुनिक समय में अगर हम जाति का स्वरूप देखें तो जाति का स्वरूप आर्थिक होता गया, आर्थिक हो गया है, व्यवसायिक हो गया है कि जो जैसा व्यवसाय करेगा समझो उसकी वही जाति। अब सोना चाहे कोई भी जाति वाले बेचे, सोनारा बोला जाएगा। उसी तरह से अब शिक्षक पहले ब्राह्मण ही हुआ करते थे, अब कोई भी पढ़ाएगा वो शिक्षक बोला जाएगा। तो एक प्रकार से अगर देखा जाए तो आज के समय में अगर जाति की बात किया जाए तो पद की स्थिति, यानी उसकी स्थिति क्या है, वो करता क्या है, उसका व्यवसाय क्या है, उसका रोजगार क्या है, जैसा होगा वैसा आय का स्तर क्या है, वैसी उसकी जाति धनी, निर्धन, गरीब, मध्यम वर्ग, एक प्रकार से कला, कौशल, योग्यता, क्षमता, उपलब्धि, आर्थिक स्थिति, सामाजिक पकड़, सामाजिक सोच, ये सब जैसा आपका स्वरूप होगा। आज का मतलब ये है कि जैसा आपका व्यक्तित्व वैसा आपकी जाति। अब जाति का स्वरूप काफ़ी बदल गया है और बदल भी रहा है, बदलना भी चाहिए, क्योंकि ब्राह्मण और क्षत्रियों ने अपने मूल दायित्वों को, अपने मूल कर्तव्यों को जब भुला दिया तब ये वर्ण संकरता उत्पन्न हुई, या वर्ण संकरता के अंतर्गत विभिन्न प्रकार के जातिगत परिवर्तन हुए, और जातिगत ये परिवर्तन सही दिशा में भी है। तो कहने का हमारा ये तात्पर्य ये है कि वर्तमान में जाति का यह स्वरूप है। अब हम बात करें इस जाति के वर्तमान स्वरूप के अंतर्गत लिंग पहचान क्या है। लिंग पहचान का मतलब जो स्त्रियों का विवाह के बाद जो जिसमें शादी करेंगे अब उसकी जाति वही हो जाती है। पहले की तरह से नहीं है कि नहीं, जिस वो है कि पहले में भी ऐसा ही था, स्त्रियों का जन्म से कोई जाति नहीं माना जाता था, विवाह के बाद ही उनका जाति माना जाता था। आज भी स्त्रियों के अंतर्गत उनके लिए भी, पुरुषों के लिए भी अब लिंगगत पहचान के अंतर्गत उनका पद, भूमिका, व्यवसाय, रोजगार, सोच समझ, योग्यता, क्षमता, शिक्षा इत्यादि अनेक रूपों में पुरुषों के ही समान देखा जाता है। अतः लिंग पहचान अब जातिगत न होकर के व्यक्ति की व्यक्तिगत योग्यता, क्षमता, व्यवसाय, क्रियाकलाप, आर्थिक स्तर, सामाजिक स्तर, राजनैतिक स्तर और विभिन्न प्रकार के सामाजिक और आधुनिक मापदंडों के अनुसार निर्धारित किया जाता है। तो मुझे उम्मीद है कि जाति का जो आधुनिक स्वरूप है, आधुनिक या वर्तमान जो स्वरूप है, उसमें स्त्री और पुरुषों के लिए सामान्यतः सामान्य रूप से उनकी व्यक्तिगत व्यक्तित्व के आधार पर ही उनकी जाति, उनके कार्य, उनकी स्थिति, उनकी पहचान निर्धारित की जाती है। मुझे उम्मीद है कि लिंग की पहचान के अंतर्गत जाति का प्राचीन स्वरूप और आधुनिक स्वरूप और जाति की जो महत्वपूर्ण कुछ विशेषताएं बतलाए हैं वो सब आप समझने में सफल हो गए होंगे। समझ में आ गया हो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। साथ ही मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब भी कीजिए। हरिओम।